आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम सुनहरी बातें में आपका मेज़बान नई मारिफ खोकर। हमारा आज का टॉपिक बीमारियों से रिलेटेड है। हम लोग आपको बताएंगे कि आने वाले सीज़न में कौन सी बीमारियां हैं जिनसे इंसान बीमार हो सकता है। जिस तरह से हमारा रहन सहन, हमारा ओढ़ना बिछोना, यहाँ तक कि हमारी खुराक का सर्कल चेंज होता है, इसी तरह से बदलते मौसम के साथ बीमारियों का सर्कल भी चेंज होता है। आज हम दो बीमारियां ऐसी हैं जिन पे बात करेंगे। हमारे साथ एज गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर अमशा इसहाक साहिबा। हम लोग चाहेंगे कि जितनी भी ये मुफीद तर बातें हैं आप लोगों के साथ शेयर की जाएं। हमारा आज का टॉपिक डेंगू बुखार और मलेरिया से रिलेटेड है। हमारे साथ आज मौजूद हैं एज एन एक्सपर्ट डॉक्टर अमशा इसहाक साहिबा। उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार क्या है? डेंगू बुखार एक मच्छर के काटने की वजह से होने वाली बीमारी है। जब मच्छर उस इंसान को काटता है तो वो उसके ब्लड में एक वायरस एंटर करता है जिसकी वजह से डेंगू बुखार होता है। डॉक्टर अमशा, जैसे आपने बताया कि ये ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से जो है डेंगू बुखार होता है, तो ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनसे हमें अंदाज़ा होगा कि हम डेंगू का शिकार हो चुके हैं? जी, तो बेसिकली ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मच्छर है जिसका एडीज़ इसका नाम है। ये मच्छर जब काटते हैं इसके 3 से 10 दिन के दरमियान में आपके पास अलामात नज़र आना जो है ना वो शुरू होती हैं। इसमें ये होता है कि कुछ लोगों को बहुत माइल्ड फॉर्म होती है कि उनको इतना ख़तरनाक हद तक नहीं होता डेंगू। तो उसमें यह है कि आपको सिर्फ बुखार होगा, ठीक है। बुखार में ये है कि हाई ग्रेड फीवर होता है, 104 तक चला जाता है। और उसके अलावा सर में दर्द होती है और सर में दर्द के साथ साथ ये स्पेसिफिकली आईब्रोज़ और आपके आई रीजन के बैक साइड पर आपको ज़्यादातर जो है ना वो दर्द महसूस होती है। उसके अलावा जोड़ों में दर्द, मसल्स में पेन। फिर इसकी एक होती है जो कि सीवियर फॉर्म होती है। इसके बाद कुछ लोग इसको हल्का फुल्का लेके घर में ही मेडिकेशन कर लेते हैं तो उनको लगता है कि वो ठीक हो गए हैं, जबकि कभी कभी वो फिर परसिस्ट करके सीवियर फॉर्म में चला जाता है। अब सीवियर फॉर्म में ये है कि आपको पेट में दर्द होना, और इसमें ये होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि जो हमारी जिस्म में जो खून की नालियाँ हैं, उनके अंदर परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपका जो फ्लूइड है, यानी कि जो आपके प्लेटलेट्स वगैरह हैं और जो वाटर है वो आपकी खून की नालियों में से लीक करना शुरू कर देता है। अब ये सीवियर फॉर्म में ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि फिर आपकी जो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, नाक से खून आना शुरू हो जाता है कुछ लोगों को जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है, यानी कि उनको जो खाना वगैरह खाएंगे तो उनको जो है ना वो उसमें भी दर्द होगा, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। डॉक्टर अमशा, जिस तरह से आप बता रही हैं तो इस तरह से तो इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत डाउन चली जाएगी। अगर इतना सीवियर अटैक होता है बंदे के साथ तो वाज़ेह बात है कि इंसान जो अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत है उसका जो लेवल है वो काफ़ी डाउन चला जाता है। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपना के हम डेंगू बुखार से जो है अपने आप को महफूज कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो यही चीज़ आ जाती है क्योंकि देखें डेंगू वायरस की ना एक तो प्रॉपर वैक्सीनेशन है नहीं। सबसे पहले एहतियाती चीज़ में अगर हम बात करें किसी भी एहतियाती तदाबीर के बारे में, किसी बीमारी की, तो हम ये कहते हैं कि इसके लिए कोई वैक्सीनेशन करा लें ताकि ये बीमारी हो ही ना। लेकिन इस तरह से है कि पाकिस्तान में तो इसकी कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ना ही इसके जो ट्रीटमेंट में है कोई भी प्रॉपर जो है एंटी डेंगू ड्रग्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम इसका सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि अगर बुखार है या सर दर्द है या जोड़ों की दर्द है तो उसके अकॉर्डिंगली हम मेडिकेशंस कर रहे होते हैं। तो एहतियाती तदाबीर में तो फिर सबसे पहली प्रोटेक्शन ये आ जाती है कि हमने ये कोशिश करनी है कि हमें मच्छर ही ना काटे ताकि हमें डेंगू बुखार हो ही ना, ठीक है। अब मच्छर ना काटे उसके लिए हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें बहुत सारे लोगों को पता है कि जो डेंगू का मच्छर है वो जहाँ पे पानी वगैरह खड़ा हुआ होता है, कोई भी इस तरह से कोई बर्तन में घर में पानी पड़ा हुआ है या बाल्टी में पानी पड़ा हुआ है, गमले वगैरह होते हैं उनमें पौधों को पानी देते हैं तो कुछ पानी उसमें रहता है, उसके अंदर इनके जो एग्स हैं ये वहाँ पे अपने एग्स ले करते हैं और फिर वहाँ से जो है ना ये मच्छर ग्रो करता है और हमारे घर में और इस तरह से इन्वायरमेंट में ये फैलता है और डेंगू कॉज कराने का जो है वो बाइस बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने कोशिश करनी है कि कोई भी जो पानी के पॉट्स हैं उनको हम भरा ना रहने दें, उसको हमने खाली करना है। परिंदों के लिए भी अगर आपने डाल के पानी रखा है तो उसको आपने चेंज करना है। कोई वाज है जिसके अंदर आपने फ्लावर्स लगाए हुए हैं घर में, उसको भी आपने खाली करना है, बाल्टियाँ भरी नहीं रखनी। इन्वायरमेंट में आपने इसको इत्यादि तदाबीर को इस तरह से यूज़ करना है कि आपने देखा होगा कोई टायर्स वगैरह पड़े हुए होते हैं, उनके अंदर बारिश का पानी जमा हो जाता है या कोई इस तरह से होल्स बने हुए होते हैं उनके अंदर जमा हो जाता है। तो आपने अपनी कम्युनिटी की क्लीनिंग का ख्याल रखना है ताकि ये मच्छर उस एरिया में ग्रो ही ना कर सकें, ठीक है। तो ये एहतियाती तदाबीर है।
उसके अलावा आप ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको आपने कवर करके रखना है। बड़ों के लिए भी यही है कि क्योंकि ये जो मच्छर होता है ना, ये सुबह के वक्त और शाम के वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन इस मच्छर का आप इस तरह नहीं कह सकते कि ये दिन में नहीं आपको काटेगा, ये दिन में भी काटेगा। तो इसलिए आपने जब भी बाहर निकलना है, अपने इन्वायरमेंट में भी रहना है, आपने जो स्लीव्स हैं, अपने जो बाजू हैं वो फुल पहने, अपने आप को प्रॉपर कवर रखें ताकि मच्छर ना काट सके। और उसके अलावा ये है कि आप मॉस्कीटोज़ रिपेलेंट होते हैं, जिस तरह से आपने नाम सुना होगा, मॉस्पेल वगैरह काफ़ी कॉमन है हमारे घरों में यूज़ होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप नेट्स वगैरह लगा के सो सकते हैं। जिस तरह देहात वगैरह में लोग अगर बाहर सहन में सोते हैं तो वो नेट्स होते हैं जो कि प्रॉपर वो चारपाई के ऊपर उसको लगा के उसके अंदर सोएं ताकि मच्छर उसमें एंटर ना कर सके। फिर कुछ हुकूमत भी थोड़े बहुत काम करती है इस चीज़ पे कि वो स्प्रेज वगैरह कराते हैं हमारे घरों में और एरियाज़ में, वो भी हमारे एहतियाती तदबीर में शामिल है। जैसा कि डॉक्टर साहबा बता रही थी कि इसकी एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले तो हम पे एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम खुद को साफ़ रखें, अपने घर को साफ़ रखें और फुल स्लीव कपड़े पहनें, पानी को घर में किसी भी जगह पे जमा ना होने दें। तो डॉक्टर साहबा, इसके साथ मज़ीद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जल्दी रिकवरी के लिए कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम अपना सकते हैं? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो इसकी वो प्रॉपर ड्रग्स तो है नहीं है, हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तो जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन, वो आपने टाइमली लेनी है, ठीक है, बिकॉज अगर आप उसको माइल्ड फॉर्म में टाइमली मेडिकेशन अपनी कर लेंगे तो आप जल्दी सेहतयाबी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने वहाँ पे जो है वो एहतियात नहीं बरती, ठीक है, आप घर में ही मेडिकेशन लेते रहें। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि हम यूजुअली हमारी जो प्रैक्टिस है घरों की ये है कि अगर थोड़ा बहुत बुखार हुआ है तो हम, या सर दर्द हो रही है तो हम एस्प्रीन वगैरह ले लेते हैं, यानी कि जिसको हम डिस्प्रीन वगैरह कह रहे होते हैं, ठीक है, और पैरासीटामोल वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली एस्प्रीन है ये आपके ब्लड को थिन कर रही होती है, ठीक है। तो अगर जो डेंगी में पहले ही हमारे पास ये चीज़ आ रही है, मैंने बताया था कि वो उसमें जो है वो ब्लीडिंग होने के खतरे होते हैं, जो कि जिसमें नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, इसकी सीवियर फॉर्म में होती है। तो जो डिस्प्रीन होती है वो आपका ब्लड ऑलरेडी थिन कर रही होती है, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपको डेंगी है और उसकी आप माइल्ड फॉर्म में अपनी हेडेक्स वगैरह को ठीक करने के लिए आप एस्प्रीन लेते रहें तो वो उसने आपका ब्लड थिन कर दिया, ठीक है। तो आप में जो है आप जल्दी सीवियर फॉर्म की तरफ परसिस्ट करते हैं, आपकी नाक से खून आना, ये वगैरह चीज़ें कॉमन होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि खुद से मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की है आपको दवाई वो ही लें, ठीक है। तो यही मैं आपको बताई थी कि माइल्ड फॉर्म में जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं वो आपने लेनी है, ठीक है, वो टाइम पे लेनी है। उसके अलावा आपने बेड रेस्ट करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपने बेड रेस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, आपको डिहाइड्रेशन हो रही होती है, पानी की कमी हो जाती है जिसमें वो बहुत कमज़ोरी महसूस करता है पेशेंट। तो उसके लिए आपने बेड रेस्ट करना है जिस तरह से आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आपने लेने हैं, ठीक है, जिसमें आपके पानी आ जाता है, सूप आ जाता है, फ्रूट जूसेस आ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि पपाया के लीव्स या पपाया का फ्रूट जो है वो डेंगी में काफ़ी मुफीद साबित होता है। तो इस रिसर्चेस भी इस चीज़ से एग्री करती हैं, तो अगर आप इसको भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। डॉक्टर हमशा, अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो शख्स एक दफ़ा डेंगी बुखार का मरीज़ बन जाता है तो क्या पॉसिबिलिटी होती है ऐसी कि वो दोबारा से उसको डेंगी हमलावर हो, वो उसका शिकार हो जाए? जी, इस तरह से कि डेंगी की हमारे पास 4 तरह की, ये एक वायरस है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी हमारे पास 4 टाइप्स हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको डेंगी की जो एक टाइप 1 है, अगर आपको पहली बार उसके काटने की वजह से आपको डेंगी का जो मर्ज़ हुआ था, तो अगर आप उससे सेहतयाब हो गए हैं तो अब आपके अंदर जो है आपकी बॉडी में एक लाइफ टाइम के लिए उस वायरस की जो टाइप है उसके लिए आपके बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। अगर वो टाइप अगर आपको दोबारा काटेगी तो आपको डेंगी नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी उससे इम्यून हो गई, आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी। लेकिन अगर उसकी टाइप 2, 3 एंड 4 अगर आपको काटनी है तो फिर आप दोबारा से इस मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं, और अगर वो होता भी बहुत ज़्यादा जो है ना लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो अगर इतना खतरनाक नहीं भी था, और अगर आपको दूसरी या तीसरी टाइप ने काटा है दोबारा से, आप पे हमलावर हुआ है वो मच्छर, तो वो आपकी टाइप जो है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ठीक है, जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया कि डेंगी बुखार किस तरह से होता है, इसकी वजूहात और अलामात क्या हैं, और हम किस तरह से अपने आप को इससे महफूज रख सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो मलेरिया बुखार से रिलेटेड है, और मलेरिया और डेंगी दोनों मच्छर के काटने से ही होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने हमें डेंगी से रिलेटेड आगाही दी है, और अभी मैं मलेरिया के हवाले से भी उनसे पूछूं कि मलेरिया और डेंगी क्या एक ही ख़ानदान के मच्छर के काटने से होता है या इसमें कोई डिफरेंस है। तो डॉक्टर साहिबा, मलेरिया क्या है?
जी, तो मलेरिया जो है वो हमारे पास एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, ये भी मच्छर की एक टाइप है। ये जब काटता है तो उसके बाइस होने वाली बीमारी को हम मलेरिया कहते हैं। डॉक्टर साहबा, जिस तरह से आपने डेंगू में मामलत की, इसी तरह से हमें जो है मलेरिया के मतलब भी बताएं कि इसकी क्या अलामात हैं। जी, तो मलेरिया में जब आपको ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जब आप इसने आपको बाइट किया, ठीक है, इससे 10 से 15 दिन के अंदर भी आपको इसके सिम्टम्स आना शुरू हो सकते हैं मलेरिया के, बुखार के। और कुछ लोगों में ऐसे होता है कि ये जो बेसिकली ये जो पैरासाइट है, ये कभी कभी आपके लिवर में जाके पड़ा रहता है और कभी कभी आपको बहुत सारे मंथ सिम्टम्स नहीं आते, यानी कि एक डॉर्मेंट स्टेज होती है जिसमें समझे कि आप सोया हुआ है ये पैरासाइट, ठीक है, तो ये एक्टिव नहीं है तो आपको सिम्टम्स इसके नज़र नहीं आएंगे। लेकिन यूजुअली ये होता है कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आफ्टर जो है वो मच्छर की बाइट के आपको जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स में आपको ये चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, इसमें जो बुखार होता है ना वो सर्दी लगने के साथ होता है, ठीक है। और इसमें अटैक्स होते हैं, अटैक्स इस तरह से होते हैं, आप समझे कि एपिसोड्स होती हैं। मॉर्निंग में आपको सर्दी बहुत लग रही थी, उसके साथ बुखार हुआ, बुखार काफ़ी हाई ग्रेड भी चला जाता है, 104 या 105 तक भी चला जाता है। उसके बाद जब बुखार उतरता है तो पसीना आता है, ठीक है। उसके बाद कुछ घंटे बिल्कुल जो है बुखार की कोई एपिसोड नहीं हो रही होती, फिर उसके बाद दोबारा से यही चीज़ रिपीट हो रही होती है। तो ये सबसे बड़ी अलामत होती है कि मलेरिया तो नहीं है, क्योंकि बाकी जो इसकी अलामत हैं वो बहुत सारी बीमारियों से मिलती जुलती हैं। कुछ इसकी अलामत डेंगू से भी मिलती हैं, जिस तरह के जोड़ों में दर्द होना, जिस्म के बाकी हिस्सों में शदीद दर्द होना, ठीक है। तो लेकिन ये जो सर्दी लगने के साथ बुखार है, ये इसकी अलामत जो हैं ये इसको उससे डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके साथ ये भी है कि दिल बहुत ख़राब हो, यानी कि मतली होना, वॉमिटिंग होना, ये चीज़ें भी इसके साथ कॉमन है। अच्छा डॉक्टर साहबा, जिस तरह से अभी आपने बताया कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें जो मरीज़ है वो सर्दी महसूस करता है, उसको कपकपाहट फील होती है, तो क्या ये एक मुतद्दी बीमारी है? और अगर ये मुतद्दी बीमारी है तो मलेरिया किस तरह से फैलता है? जी, ये मुतद्दी बीमारी तो नहीं है, क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान को छूने से या इस तरह से नहीं फैलती, ठीक है। लेकिन इसके कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशंस हैं जिनकी वजह से ये फैल सकती है, जिसमें आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन आ जाता है, ठीक है। अगर वो इंसान मलेरिया से मुब्तला था लेकिन उसमें सिम्टम्स अभी नहीं शो हो रहे थे और उसने किसी को ब्लड डोनेट कर दिया है, ठीक है, तो उस दूसरे इंसान में इस तरह से वो फैल सकता है। बाकी इस तरह कोई छूने से या ऐसे कंटेजियस बीमारी नहीं है। इसके अलावा आपने मुझसे जर्नल पूछा था कि ये वैसे कैसे फैलता है, तो उसके लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये मेन तो इसका रीज़न वही है कि मच्छर के काटने की वजह से ही ये बीमारी फैलती है। जी, इसमें एक और चीज़ है कि अगर कोई शख्स मलेरिया में मुब्तला है और उसको कोई सादा मच्छर काटता है और उसके वही मच्छर जाके आपकी फैमिली में या आपके इन्वायरमेंट में जो और हेल्दी इंडिविजुअल्स यानी कि जो हेल्दी लोग हैं, अगर उनको वो मच्छर काट लेता है तो वो उनको भी मलेरिया कॉज कराने का सबब बन सकता है। जी डॉक्टर साहबा, जिस तरह आपने बताया कि ये मुतद्दी बीमारी नहीं है, ये एक मरीज़ से दूसरे इंसान तक मुंतकिल नहीं होती है, तो मैं पूछना ये चाहूँगा कि फिर ऐसे कौन से अफराद हैं जिनको ये ख़तरा लाहिक होता है कि वो मलेरिया का शिकार हो सकते हैं? जी, सबसे पहले तो जो इलाके जहाँ पे मलेरिया का मर्ज़ ज़्यादा फैला हुआ होता है, ठीक है, कुछ हमारे ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं जहाँ पे मलेरिया काफ़ी कॉमन है, उन जगहों के लोग जो होते हैं वो ऑलरेडी रिस्क पे होते हैं। उसमें फिर आपका एज ग्रुप मैटर नहीं करता, उनमें सबको जो है वो उसके रिस्क पे हैं। लेकिन कुछ जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, इन्फेंट्स हो गए, फिर जो आपके अंडर 5 ईयर्स के बच्चे होते हैं एज के, उनको अगर मलेरिया होता है तो वो बहुत सीवियर फॉर्म का हो जाता है, ठीक है। तो उनके जो है वो रिकवरी वगैरह में टाइम लगता है, कभी कभार तो डेथ्स भी हो जाती हैं मलेरिया की वजह। जी, और इसके अलावा जो हमारे 50+ लोग होते हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है, वो डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला होते हैं, ठीक है। उनकी जो इम्यूनिटी होती है, बीमारियों से लड़ने की जो क़ुव्वत मदाफ़त होती है, वो पहले ही कम होती है। तो अगर उनके अंदर जो मलेरिया का पैरासाइट है वो एंटर करता है तो उनकी इतनी जो है वो उससे लड़ने की इतनी ताकत नहीं होती, ठीक है। तो उनमें ये बीमारी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है और उनमें सिम्टम्स ज़्यादा जो है वर्स्ट कंडीशन की तरफ चले जाते हैं। उसके अलावा जो आपकी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें भी ये होता है कि इसके जो है वो जो अनबॉर्न बेबी होता है उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो वो भी इस रिस्क पे होता है कि अगर माँ को हो गया है तो वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अमशा कि आपने अपना कीमती टाइम दिया ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको आगाही मिल सके। मैं साथ ही मशहूर हूँ अपने आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद साहिब का कि जिन्होंने आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम सुनहरी बातें के ज़रिए हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, जहाँ से हम आप लोगों के लिए बहुत सी मुफीद इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचा सके। एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि इस प्रोग्राम के एंड पे आप लोग कमेंट्स के ज़रिए हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। इस प्रोग्राम को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।